सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। आगाज़ में बात करेंगे अफगान इशू के हवाले से। बरसों से हम देख रहे हैं नाज़रीन, पाकिस्तान अफगान सरजमीन से होने वाली दहशत गर्दी पर तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर करता रहा है, लेकिन अब वो ख़दशात आलमी सतह पर भी तस्लीम किए जाने लगे हैं। अमरीकी जरीदे दी नेशनल इंटरेस्ट ने तालिबान क़यादत की हिकमत अमली को अलकायदा और दाइश के मुतरादिफ करार दे दिया है। UN के मुताबिक तालिबान के 20 से ज़ायद इलाकाई और आलमी दहशतगर्द तंजीमों से रवाबित बरकरार हैं। रिपोर्ट्स खबरदार कर रही हैं कि तालिबान की नज़रियाती तरबियत जनूबी और वस्ती एशिया को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेल सकती है, जबकि UNSC की रिपोर्ट में कल अदम TTP को अफगान तालिबान की लॉजिस्टिक और ऑपरेशनल मदद के इशारे भी सामने आए हैं। दफ्तर खारजा के मुताबिक पाक अफगान जंगबंदी का मकसद दहशतगर्द हमले रोकना था, मगर सरहद पार से हमले अब भी जारी रहे। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान डिप्लोमेटिक चैनल्स फाल हैं। इलाकाई और सिफारती फोरम्स पर TTP समेत दहशतगर्द गिरोहों का मामला मुसलसल ज़ेर बहस आता रहा है। लेकिन सवाल ये कि क्या अफगान तालिबान दहशतगर्द गिरोहों की सरपरस्ती तर्क करेंगे? जो रिपोर्ट्स हैं वो बड़ी अलार्मिंग हैं। वो तो यही बता रही हैं कि सपोर्ट मिली जा रही है उनकी जानिब से इन ग्रुप्स को। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है तशाम साहब, सीनियर एनालिस्ट, उनके साथ साथ मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनको भी वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। जाहिद महमूद साहब, आपसे आगाज़ करती हूँ और ये कहिएगा कि अब तो कोई शक व शुबा नहीं रहा कि अफ़गानिस्तान में जो तालिबान हैं उनकी भी सपोर्ट है। एक तरह से ये कह देना चाहिए कि वो भी मुलव्वस हैं, जो सरहद पार जो इस वक्त हम देख रहे हैं दहशतगर्दी की जाती है इन ग्रुप्स की जानिब से। अगर उनको ऑपरेशनल सपोर्ट मिल रही है अफ़गान तालिबान की जानिब से, तो अब UNSC जैसे इदारे या जो बाकी इदारे हैं वो सैंक्शंस क्यों नहीं इम्पोज कर रहे ताकि प्रेशर इनके ऊपर एक बिल्ड हो और अपना किबला दुरुस्त करेंगे? जी बिल्कुल आमना, आप सही फरमा रही हैं। पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट। और देखिए, ये जो जब तालिबान हुकूमत आई है और उसके बाद जो फितरल खवारिज हमारे भी जो TTP के लोग हैं, इन्होंने जब बैत की, तो इसका मतलब है कि ये उस तहरीक में शामिल हो गए जी। तहरीक तालिबान पाकिस्तान और तहरीक तालिबान अफगानिस्तान अब एक ही सिक्का एक ही है जी, दो रुख जरूर हो सकते हैं। जब उन्होंने लिजेंस कर ली है, बैत कर ली है, तो इसका मतलब है कि दे आर फाइटिंग अंडर देयर ऑस्पिशियस और वो उसको रोकना चाहे तो रोक भी सकते हैं। अब अनफॉर्चुनेटली हमारी पास्ट की एक लंबी हिस्ट्री है, रशियन वार से शुरू अभी तक आए तो उस पर बहुत बातचीत हो चुकी है। इस वक्त अफगानिस्तान की जो सिचुएशन है वहाँ पे एक ही एक्टिविटी हो रही है और वो है टेररिज्म रिलेटेड एक्टिविटी। उसी की इकोनॉमिक्स के साथ एक्टिविटी हो रही है। वही टेररिज्म ही एज अ लीड इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी न सिर्फ अफगानिस्तान के तालिबान का, बल्कि और भी उन कुव्वतों का जो डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट ट्रांसनेशनल ऑब्जेक्टिव्स रखते हैं, वो इन्हीं अफगान जो तालिबान हैं प्लस जो टेररिस्ट ग्रुप हैं, जिस तरीके से अभी आप बता रही हैं कि 20 से ज़ायद तंजीमों के साथ उनके राब्ते, तो ये एक मार्केट बन चुकी है टेररिज्म की। जो भी जाए इन्वेस्ट करे, अपना एलिमेंट्स वहाँ से खरीदें, उनको यूज़ करें और अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स अचीव करें। और ख़ास तौर पे वो स्टेट्स जिनके एक्सपेंशनिस्ट डिज़ाइंस हैं, जिनके नेगेटिव डिज़ाइंस हैं, जैसे पाकिस्तान की इंस्टेबिलिटी में इंडिया इंटरेस्टेड है, वो भी उसी अफगान सरजमीन को इस्तेमाल कर रहा है। फिर इंडिया का एज अ लीड इंस्ट्रूमेंट, चाहे कनाडा हो, अमेरिका हो, वो भी अब यहीं से इन्हीं को यूज़ करेंगे, कर भी रहे हैं। तो इसी तरीके से और भी ममालिक हैं जिनके सेंट्रल एशियन में ऑब्जेक्टिव्स होंगे, चाइना के अगेंस्ट ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑफ कोर्स रशिया के अगेंस्ट ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो एक ट्रांसनेशनल हब ऑफ टेररिज्म बन गया जी। और आपने जो बात की कि वो पाबंदी क्यों नहीं लगाते, ऑफ कोर्स थोड़े से इंटरेस्ट की वजह से चीज़ें रुकी हुई हैं, बट मोस्टली अभी जो ट्रेंड एक दुनिया में हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिस तरीके से अफगानिस्तान के लोगों को पूरी दुनिया से वापस भेजा जा रहा है, 2.6 मिलियन तो इस साल तकरीबन वापस माजरीन को भेजा गया मुख्तलिफ जगहों से, ईरान और पाकिस्तान लीड में। तो ये इनकी अपनी तालिबान हुकूमत की वजह से ही है ये सब कुछ। हुकूमत इसको ना कहें, एक ग्रुप जो कब्जा करके बैठ गया अभी, कॉन्फ्लिक्ट, चिल्ड्रन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, तो उन्हीं की पॉलिसी की वजह से एक आम अफगानी भी सफ़र कर रहा है और ह्यूमन एड जा नहीं रही है, लोगों ने रोक दिया है।
17.6 मिलियन लोग जो हैं वो खाने का उनके पास नहीं है, उनको खाना भी नहीं पहुंच रहा। 2.6 मिलियन तो अभी रिसेंट पास्ट जैसे मैंने बताया रिफ्यूजीज वापस गए। तो ये चीज़ें वहाँ की जो गवर्नेंस है उसको बैड गवर्नेंस की वजह से डोमेस्टिक प्रेशर्स भी बढ़ रहे हैं और कैटास्ट्रोफी की तरफ जा रहा है। अफगानिस्तान एक बहुत बड़ी तबाही की तरफ जा रहा है। ऑफ कोर्स इनको जो रजीम है इसको अपना एटीट्यूड चेंज करना होगा और उसके लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी को प्रेशर डालना होगा, वरना बहुत बड़ी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की तरफ अफगानिस्तान जा रहा है। और ऑफ कोर्स टेररिज्म का इनके सेमिनेट होने वाले टेररिज्म का विक्टिम तो बहुत से ममालिक बन रहे हैं और खासतौर पर पाकिस्तान। राइट। एहतशाम साहब, ये जो चार्ज शीट है यूएन और मीडिया रिपोर्ट्स की जानिब से एक तरह से एक चार्ज शीट आई है और आप समझते हैं कि अब इनके खिलाफ जो है वो शिकंजा सख्त होगा, ग्लोबली जो प्रेशर आएगा और रजीम चेंज के हालात बनते हुए देख रहे हैं आप अफगानिस्तान में? देखिए, बुनियादी तौर पे तो हम ना अभी जिस तरह जनरल साहब ने कुछ बातें बताई हैं कि वहाँ पे ह्यूमन राइट की सिचुएशन क्या है, लोग किस तरीके से कहत की तरफ जा रहे हैं, ख़वातीन बच्चियों के साथ धूम ज्यादती होती है, वो तो अपनी जगह पे है। लेकिन आप देख रहे हैं इनके रवैये क्या हैं। देखिए, वो जो बार बार बात आती है कि वो एक कबायली माशरे के तौर पर ऑपरेट करते हैं, वो अब 40-45 साल हो चुके हैं, हम ना वो ग्रो ही नहीं कर पा रहे कि हमने एक मुल्क के तौर पर ऑपरेट करना है। और फिर बार बार बात आती है 2021 में जब अमरीकी गए तो जो दुआ माहिदा था उसमें था कि जी आप एक बाकायदा एक जिसको कहते हैं नुमाइंदा हुकूमत बनाएंगे। वो आज भी देख लें, उज़्बक देख लें, उसके बाद हज़ारा देख लें, ताजिक देख लें, नॉर्दर्न अलायंस वाले बाहर हैं, ये एक छोटा सा टोला बैठा हुआ है जिनको कोई एक्सेप्ट नहीं करता, रिकग्निशन इनकी दुनिया नहीं कर रही। और आप आए थे जनाब जिसको कहते हैं अबूरी हुकूमत के तौर पे, 4 साल से ज़्यादा हो गया आप अबूरी हुकूमत के तौर पे ऑपरेट कर रहे हैं। तो देखिए, हम ना 2 चीज़ें बड़ी वाज़ेह तौर पे सामने आ गई हैं। एक तो पूरी दुनिया जो है ना अब उनकी तरफ से रिएक्शन आ रहा है। आप जिस रिपोर्ट का जिक्र कर रही हैं इंटरनेशनल रिपोर्ट का, ट्रस्ट का, एक वॉशिंगटन पोस्ट की भी एक रिपोर्ट आ गई है, वो भी यही बात कर रही है। पिछले हफ्ते जर्मनी के एक अखबार में बड़ी डिटेल इस बारे में रिपोर्ट्स आई थी। अभी आप देख लें 2 हफ्ते पहले तेहरान में कॉन्फ्रेंस हुई है, इनको बुलाया गया है, तालिबान की गवर्नमेंट नहीं गई, वहाँ पे पाकिस्तान था, ईरान था, रशिया, चाइना, सेंट्रल एशियन स्टेट्स थी, वहाँ पे नहीं गए। ये क्यों नहीं गए? इनको पता था कि वहाँ पे जाके लोग पूछेंगे कि तुम्हारा मुल्क जो है ना इस्तेमाल हो रहा है, तुम्हारी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, दहशत गर्दी के लिए नहीं गए। वहाँ से एलामिया जो जारी किया गया, उनको कहा गया कि दहशत गर्दी हो रही है, आपकी ज़मीन इस्तेमाल हो रही है, हम सायों के ख़िलाफ़ रोके नहीं रुक रहे। अब देखें, सवाल यह है कि पिछले हफ्ते जो बहुत बड़ा वाक़या मेरी नज़र में हुआ, हम ना 1000 से ज़्यादा अफ़गान स्कॉलर्स हैं, सहाफ़ी हैं और जिसको कहते हैं रिलीजियस लोग हैं, उन्होंने डिमांड की है कि हमारी सरजमीन जो है ना उसको रोका जाए, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बड़ी डेवलपमेंट के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। ठीक है ना, वो बिल्कुल जिसको कहते हैं दे आर लीस्ट बॉर्डर्ड, कि इस पर उन्होंने कोई एक्शन लेना ही नहीं है। अभी चंद दिन पहले की बात है हम ना कि एक जमात इस्लामी के अहम लीडर हैं, उनका नाम है प्रोफेसर इब्राहिम साहब। उनका मैंने इंटरव्यू देखा एक चैनल के ऊपर, वो वहाँ से काबुल से होकर आए थे। वो कहते मैं वहाँ इनके TTA के लोगों से मिलना हुआ, अफ़गान तालिबान से, और बड़े बड़े लोगों के भी नाम भी लिए उन्होंने। और कहते मैंने उनको कहा कि यार देखें, आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुसलमान हैं एक दूसरे, आप पाकिस्तान ने इतनी आपको सपोर्ट की, हर दौर में की। तो वो कहते हैं जी हम बात मानते हैं, हमारी मजबूरी हैं। ये बात मान रहे हैं कि दहशत गर्दी हो रही है, मजबूरी क्या है कि हमने TTP के ख़िलाफ़ एक्शन नहीं लेना। अब तो बड़ी वाज़ेह तौर पे अब्दुल्ला अखुंज़ादा ने जिस तरह बातें की हैं, तो वो सब लोग यही कह रहे हैं जी एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। वो कहते हैं हमारी आइडियोलॉजी हमारी जिस तरह की है उसकी हिकमत अमली में हमारे साथ रहे हैं, तो हम लिहाजा इनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लेंगे। अब ना मेरी इत्तला है कि आखिरी बात जो उनको बताई गई है वो सीधा सा पाकिस्तान को कहा है कि पाकिस्तान विल एक्ट इफ़ यू फेल टू एक्ट। तो इसका मतलब है कि 2 वाक़यात हुए हैं, आपने देखा इसी महीने में, नवंबर के महीने में कचहरी में धमाका इस्लामाबाद में, और फिर FC हेडक्वार्टर पेशावर में हमले के बाद तो पाकिस्तान ने बड़ा वाज़ेह तौर पे बता दिया है कि जी अब इसके बाद जो है ना हम करेंगे। आपने देखा फिर आपने जिस तरीके से अगस्त में पाकिस्तान ने स्ट्राइक की थी वहाँ काबुल और कंधार में, उसके बाद से हाथ पाँव कामे थे, वापस आए, हाथ पाँव जोड़े जी ना करें। अभी पाकिस्तान उनको जिस तरीके से तजारत बंद है, थोड़ी सी खुली है, और जिस तरीके अफगान ट्रांजिट एड का उन पर बोझ बढ़ रहा है, मुश्किलात पैदा हो रही हैं, वो इस पर भी दे आर सिंपली अनमूव्ड ना, उन्हें कोई परवाह नहीं है। अभी तो ये है कि अमेरिकन बाइडन दे रहा था उनको $45 मिलियन हर महीने, अब कहा जा रहा है कि इंडियन और इजरायली उनको दे रहे हैं। अब इनके कहा जा रहा है कि एक बाकायदा एक शहर आबाद कर दिया इसराइल में जहाँ अफगानी है,
और वहाँ जाके उनको जिस तरह तरबियत दी जाती है हिंदुस्तान भी पूरी सपोर्ट कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये पैसे की बात है, हम ना कोई नज़रियाती बात नहीं है। उनको पता है, अभी देखें अफ्यून फिर शुरू हो गई वहाँ पे कल्टिवेशन, पाकिस्तान का 13 इलाका है, उनका इलाका है, वो कहा जा रहा है 800 बिलियन डॉलर से 1 बिलियन डॉलर की उनकी कमाई है। वो तो आप देख लें कबायली माशरे हैं, उनके लीडर्स हैं सारे, वो पैसा तकसीम हो जाता है, नीचे लोग मर रहे हैं फिर रहे हैं, उन्हें कोई परवाह नहीं। हाँ एक बात है कि अब जिस तरीके से आइसोलेट होना शुरू है पाकिस्तान, उस तरह रजीम चेंज में हमने अपने सवाल पूछा, पाकिस्तान उस तरह सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन वहाँ पे अंदर आवाज़ें शुरू हो गई हैं, लोगों ने कहना शुरू कर दिया है, नॉर्दर्न लाइन्स वाले दोबारा एक्टिव हो गए हैं कि जी इसको हमने काम को आगे लेके जाना है। और फिर पाकिस्तान डरता है, सच्ची बात है, इनके झगड़े होंगे तो फिर मसला वही है, पाकिस्तान की तरफ आएंगे। बार बार ये कहा जा रहा है कि आप समझने की कोशिश करें, लेकिन आमना उस तरफ नहीं आ रही है। जी मैं जाहिद साहब से एक सवाल और कर लूँ। जाहिद साहब, ये अभी जो हम देख रहे हैं कि डिस्पाइट द डिक्लेयर सीज फायर, उसके बाद बावजूद क्रॉस बॉर्डर अटैक्स जारी हैं पाकिस्तान में, सो आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान की जो अफ़गान पॉलिसी है वो बिल्कुल ठीक है, या उसमें आप समझते हैं कि कुछ तब्दीली लेकर आनी चाहिए? देखिए जी, कोई भी पॉलिसी अच्छी और बुरी नहीं होती अगर हम उस पर कायम रहें, तो इसका थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट आएगा, स्ट्रेटेजिक पेशेंस हमें दिखानी होगी। अगर हमने एक पॉलिसी अपनाई है कि पाकिस्तान ने, अगर देख रहे पाकिस्तान पास पे बहुत कंप्रोमाइज करता रहा है जी, और अभी जब नेगोशिएशन तुर्किया में भी कतर में भी हो रही थी तो पाकिस्तान अपना बड़ा क्लियर एक ही 1 पॉइंट स्टांस रखा है जी, आप अपनी सरजमीन को हमारे खिलाफ मत इस्तेमाल हो, क्योंकि पाकिस्तान समझता है कि ये प्रॉक्सी स्पॉन्सर स्टेट के क्लाइंट के तौर पर अब काम कर रहे हैं। दे हैव नथिंग टू डू विद द ब्रदरलीहुड सिस्टम्स या जो नेबरिंग कंट्री या पाकिस्तान ने कुर्बानी दी। मैं तो अब ये जो पाकिस्तान ने कुर्बानी इनके लिए दी है उस पर रोना भी मैं तो समझता हूँ कि हमारे साथ बड़ी ज्यादती करेंगे अपने साथ अगर हम अब उसी पास्ट में रहे। वी शुड चेंज आवर पॉलिसी। एक हुई है विद द न्यू एनवायरनमेंट जो सिचुएशन हुई है, तो बिल्कुल पॉलिसी ठीक है जी, स्ट्रेटेजिक पेशेंस, थोड़ी सी हमें कुर्बानी फर्दर देनी पड़ेगी, ये चीजें इजाफा होगा, लेकिन जब आप इकोनॉमिक सवाल मेरे ज़हन में आ रहा है, ये इसका जवाब जरूर दीजिएगा। हमारे मुल्क में एक ओपिनियन है, थोड़ी है ज़्यादा है, उनका कहना है कि जी कोई एक्शन ना लें, इनसे बातचीत होनी चाहिए। अब देखें बातचीत कितनी दफ़ा हो चुकी है, पाकिस्तान कई दफ़ा डेलीगेशन हमारे उलमा गए हैं, हुकूमत हमारी गई है, 2-3 दफ़ा ख्वाजा आसिफ गए हैं, उसके बाद कतर भी आ गया, टर्की भी आ गया, कौन सा मुल्क है जिसने कोशिश नहीं की? सऊदी अरब बैकग्राउंड में हम सपोर्ट कर रहा है, लेकिन दे आर नॉट रिटन कमिटमेंट के लिए तैयार नहीं हुई। ये हमारे पास ऑप्शन क्या है? जी एहतिशाम साहब, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं ये जो आवाजें पाकिस्तान के अंदर से उठाते हैं ना, डायलॉग होना चाहिए। ये पुरानी पॉपुलरिज्म की वजह से या डोमेस्टिक हमारा जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है उस कॉन्टेक्स्ट में हो रही है। पाकिस्तान में सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये है कि जब हम वॉर को, पॉलिटिक्स और डायलॉग को अलग एक्टिविटी समझना शुरू कर देते हैं, इट इज ऑल पॉलिटिक्स। जो वॉर की भी एप्लीकेशन है या जो ट्रांसेंड होता है कॉन्फ्लिक्ट वॉर के अंदर, और फिर डायलॉग भी उसके साथ साथ ही चल रहा होता है, ये भी पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट है, परसुइंग द पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स थ्रू अदर मींस। वॉर से आप कर रहे होते हैं, यू हैव टू क्रिएट एनवायरनमेंट। आज डायलॉग देखे ना, हमारे पास है क्या उनको ऑफर करने में डायलॉग में? मुझे बताए ना, आप अटक तक सरजमीन देने को अपनी तैयार है? नो। क्या आप अपना उन वाली ये शरीयत यहाँ पे लागू करने को, उनकी शरीयत जिसका शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं है? नो। क्या आप अपनी औरतों को कैद करना चाहते हैं? नो। तो वी हैव नथिंग टू ऑफर। डायलॉग तो उनसे किया जाता है जो स्टेट के लिए डायलॉग कर रहे हो। नॉन स्टेट एक्टर्स वो अपना ये एजेंडा लेकर आए हुए हैं। जब काबुल रन करेगा काबुल को अफगानिस्तान के लोगों के लिए और अफगानिस्तान के लिए, तो फिर डायलॉग का भी कोई फायदा होगा। बट यू हैव टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट। फ्रॉम द प्रेजेंट पोजीशन, आप इस पोजीशन में नहीं है कि आपकी डायलॉग की सक्सेस हो सके। जितना पाकिस्तान ने डायलॉग को चांस दिया है, जितना पाकिस्तान ने रिफ्यूजीज को बर्दाश्त किया, नॉट इन द मॉडर्न हिस्ट्री कहीं भी ऐसी चीज नहीं नजर आई। आपने देख लिया इंडिया हम अफगानिस्तान से 100 दर्जे ज्यादा पावरफुल है, न्यूक्लियर कंट्री है, ज्यादा ताकत थी। पाकिस्तान ने अपनी डिफाइंस शो की है। पाकिस्तान जब आप एक्टिव हो, और अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान ने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, इंडिया का आपने एक लम्हा भी बर्दाश्त नहीं किया, इसलिए कि आपकी कैपेसिटी कैपेबिलिटी है, इधर भी कैपेसिटी कैपेबिलिटी है, बहुत बर्दाश्त हो गई है। लेकिन मैं ये अभी भी काइनेटिक फाइनल हल नहीं है, लेकिन उस वक्त तक आपको काइनेटिक करनी पड़ेगी जब तक डायलॉग की एनवायरनमेंट चेंज नहीं होगी, माहौल नहीं बनेगा। बिल्कुल, अब इंटरनेशनली एक्शन होता रहता है कॉन्फ्लिक्ट। राइट जी बिल्कुल। पाकिस्तान अपने ऑप्शंस जो है वो अवेल कर चुका है, लेकिन उसके बावजूद दूसरी साइड पर हम देख रहे हैं कि अभी तक इस चीज़ को संजीदगी से नहीं देखा जा रहा। थैंक यू सो मच मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे इस पर बात करने के लिए। एहतशाम साहब साथ ही रहेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इकोनॉमी से जुड़ी एक खबर है उस पर डिस्कस करेंगे।
वेलकम बैक। कुछ बात करेंगे इकोनॉमी से रिलेटेड खबर हमारे सामने है। नाजरीन, कहा यह जाता है कि कर्ज एक मर्ज है जिससे बचना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान ने मौजूदा बेल आउट प्रोग्राम के बाद अब IMF से मुस्तकिल निकलने की मनसूबाबंदी शुरू कर दी है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने प्लानिंग कमीशन को हिदायत दी है कि उड़ान पाकिस्तान फ्रेमवर्क को नताइज पर मबनी हिकमत अमली में बदला जाए ताकि IMF पर तवील मुद्दती इन्हिसार कम हो। IMF से कर्ज का पस मंज़र अगर देखा जाए तो पाकिस्तान 1958 से IMF के कर्जों के चक्कर में फंसा रहा। अगर जमहूरी और आमिराना हुकूमतों का तकाबुल किया जाए तो जमहूरी दौर में कुल कर्जों का 82% हासिल किया गया। अदादोशुमार ये बताते हैं कि पीपल्स पार्टी सबसे ज़्यादा IMF प्रोग्राम्स में गई, लेकिन अब जो मंसूबा बनाया जा रहा है और जो पाकिस्तान के मौजूदा हालात हैं, क्या वो ये सपोर्ट करते हैं फैसले को? एहतशाम साहब से खबर और तज्जिया दोनों लेते हैं। एहतशाम साहब, सितंबर में ये $7 बिलियन का प्रोग्राम जो है वो ख़त्म होने जा रहा है और अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने कह दिया कि जी कुछ इस तरह का लाया-अमल तरतीब दिया जाए कि हम मुस्तकिल तौर पर इससे निकल जाएँ। अभी जो IMF से एग्ज़िट होने का गवर्नमेंट का इरादा है, अगर मौजूदा हालात ख़ास तौर पर जो मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी की हम बात करते रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी की बात करते रहे हैं, वो ऐसे हालात हैं रियलिस्टिकली कि हम निकल आएँ? क्योंकि हम देखते रहे गुज़श्ता हुकूमतें भी ऐलान तो कर चुकी थी, लेकिन इवेंचुअली इनको IMF के पास जाना पड़ता था। देखिए, हम ना दानादारी की बात तो यह है कि कोई बज़ाहिर एग्ज़िट स्ट्रेटजी तो नज़र नहीं आती है। देखिए ना, अब ये पॉलिटिकल बयानबाजी रेटरिक तो आप अपनी जगह पे हैं, सारे लोग कहते रहते हैं, हर हुकूमत कहती रहती है। और ये सबसे पहले आपको याद है 2008 में अशोक अजीज़ जब प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे और वो पहले फाइनेंस मिनिस्टर रहे थे, उन्होंने कहा था जी हमने कशकोल तोड़ दिया IMF का, आज के बाद हम प्रोग्राम नहीं देंगे। फिर आपने देखा फिर प्रोग्राम लिया गया, चाहे PML की हुकूमत आई, चाहे फिर आपने देखा PTI की हुकूमत आई, और मौजूदा इस हुकूमत ने भी ये आपने देखा बेल आउट पैकेजेस लिए। अच्छी बात है हमने कि जिस तरीके से प्लानिंग कमीशन जो है ना वो इफ्स एंड बट्स के साथ बात कर रहा है और बड़े वाज़ेह तौर पे कह रहा है कि ये मुमकिन नहीं है। और उन्होंने कहा दिया कि जब तक आप रिफॉर्म नहीं करते, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नहीं होती, एनर्जी सेक्टर में रिफॉर्म नहीं होती, और फिर यह है कि एक सफिशेंट आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं होता, तो ये शायद आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा कि जी आप ये कशकोल तोड़ दें। और फिर साथ ये भी आ रहा है कि जी 2028-29 में हमें $10 बिलियन की फंडिंग चाहिए, फॉरेन फंडिंग चाहिए अपने बजट को सस्टेन करने के लिए, अपने कर्जे वापस करने के लिए। तो अपैरेंटली तो बड़ी एक मुश्किल सी बात लगती है, लेकिन ठीक है, हुकूमत अगर ख़ुद दावा कर रही है तो मेरा ख्याल अपने दावे को उनको चाहिए कि उसका पास भी रखें और इसके लिए कि बाकायदा एग्जिट स्ट्रैटेजी बनाएं कि किस वक्त हमने क्या करना है। देखिए ना, अब वो बार बार आमना एक ही बात आती है कि फिस्कल रिफॉर्म्स क्यों नहीं हो पाई, फिस्कल गवर्नेंस क्यों नहीं हो पाई। और जिस तरीके से कहा जाता है कि जी बरसों से एक बात हो रही है जी मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी लानी है हमने, वो कैसे आएगी? एक तो आप देख लें जो इकॉनमी के फ्रंट पे हमारी मुश्किलात हैं, हमेशा यही हमने लफ्ज़ सुना, स्ट्रगलिंग इकॉनमी। और फिर ओवरऑल आप देखते हैं एनवायरनमेंट जो है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट देख लें, इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, फिर सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, लॉ एंड ऑर्डर है। तो मेरा ख्याल है ये सारी चीज़ें कंबाइंड होकर ये फैसला करती हैं कि हमने अपने हालात को कैसे ठीक करना है। अहम बात यह है कि आपके रिजर्व बिल्ड होंगे दो ही तरीके से, आपकी फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग बढ़ेगी। अभी देखें रेमिटेंस तो बढ़ गई हैं, $35 बिलियन तक चली गई हैं। हमारी एक्सपोर्ट जो है ना वो $30 बिलियन के करीब भी चली गई हैं। अब वो ये भी वो कह रहे हैं अपने कि 2029 तक प्लानिंग कमीशन हमारे $63 बिलियन कि अगर ये हम एक्सपोर्ट अपने $60 बिलियन कर लेते हैं, हमें 2029 में हम ना कितने साल लगेंगे, अभी बस आने वाला है ना 2-3 साल के बाद आप 2029 आ जाएगा। तो आपको लगता है या मुझे नहीं लगता दयानतदारी के साथ कि सब कुछ हो सकेगा। लेकिन ना एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए डे वन से लोग जो बातें कर रहे हैं, ठीक है, एक्सपोर्टर को फ़ायदे आप पहुँचाते रहते हैं, रुपये को आप जब कमज़ोर कर देते हैं तो एक्सपोर्टर को फ़ायदा होता है। वो तो डॉलर जब ऊपर जाता है तो उन्हें तो मज़े मिल रहे होते हैं, फिर सब्सिडीज़ भी है, फिर और इंसेंटिव भी उनको मिल रहे होते हैं। अहम बात यह है कि जी लोग बात ये कर रहे हैं कि जी इस मुल्क में जब इंडस्ट्री नहीं लगेगी, जब इस मुल्क में अब एक बार फिर उन्होंने यही बात की है एहसन इकबाल साहब के, इंडस्ट्रियल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट नहीं आती और फिर सर्विसेज सेक्टर में और इन्वेस्टमेंट नहीं आती, तो नहीं लगता कि हुकूमत अपने जो है ना वो अहदाफ पूरे कर सकती है। तो मेरा ख्याल है एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए सबसे बड़ी ज़रूरी बात तो ये है ना कि ये आए दिन जो हम बातें करते रहते हैं। पहली तो बात यह है कि जो लोग इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं उनको एक दिन के अंदर इंडस्ट्री लग जाती है अंडर वन रूफ, जैसे दुबई में होता है। हमने बातें ही सुनी है, ये ऐसा नहीं हो रहा। फिर ये बात आ रही है जी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस बहुत ज़्यादा
फिर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी एक तो है कि पानी बिजली गैस महंगी है, फिर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब सीधा सीधा है कि आपके पास एक इन्वेस्टर आता है, वो कहते हैं जी मैंने फलां सेक्टर में इंडस्ट्री लगानी है, मुझे ये चीज़ें हैं, क्या उसको मिल जाती हैं? नहीं मिलती हैं तो रो पीट के मिलती हैं और पैसे मांगे जाते हैं, नतीजतन लोग डिसहार्ट होके फ्रस्ट्रेट होके चले जाते हैं। तो बज़ाहिर तो हमना ये अपहिल टास्क है, ये ऐसा नहीं लगता, मुझे लगता है कि अल्लाह ना करे कि दोबारा में फिर उसी तरफ जाना पड़ेगा, इसलिए कि जो अहदाफ आप हुकूमत मुकर्रर करती है पूरे नहीं होते। अब इकनॉमिक इंडिकेटर जी आप देख लें, पिछले माली साल में 80% से ज़्यादा पूरे नहीं हुए थे। इस साल भी ठीक है, थोड़ी सी बेहतरी हुई है, रेवेन्यू हमारा बढ़ा है, एक्सपोर्ट हमारी स्टैगनेंट थी उस लिहाज से, सिर्फ 2-3% 4% से ज़्यादा नहीं बढ़ी। इंपोर्ट ठीक है, $70 बिलियन से आप ले आए हैं $55 बिलियन तक, लेकिन इसको भी मैनेज करने की ज़रूरत है। अब ये जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में जो फ़र्क है, इसको कैसे आप कम करेंगे? फिर ये फॉरेन इनफ्लोज़ और आउटफ्लोज़ का बड़ा फ़र्क है। पैसे आते हैं साथ ही चले जाते हैं वापस, कर्ज़े आते हैं, फिर आपने देखा कि कर्ज़ों की अदायगी है, हर महीने हुकूमत को $200 मिलियन, $400 मिलियन, $500 मिलियन वापस करना पड़ता है, तो वो अपनी जगह पे मुश्किलात हैं। फिर आप देख लेंगे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनी, लेकिन मुश्किलात से निकलने के लिए विल भी होनी चाहिए ना, वो विल की कमी हम देख रहे हैं इस हुकूमत में, क्या मामला हैं? हम ना देखिए, विल की कमी तो शायद मैं सख्त लफ्ज़ हो जाएगा कि नहीं है, चाहते तो ज़रूर होंगे। अब ज़ाहिर है अगला इलेक्शन लड़ना है और जब तक आप कोई काम करके नहीं दिखाएंगे, और फिर ये कि जो एक मुसीबत है, वो जो ट्रांजिशन से बाहर नहीं निकल रहे, वो जो आपकी है स्टेबलाइजेशन वर्सेस ग्रोथ, कि कब हमारी इकोनॉमी स्टेबलाइज होगी फिर ग्रोथ की तरफ जाएंगे। तो IMF तो नहीं, उसका तो एजेंडा है वेल्थ टाइटनिंग करें, ऑस्टेरिटी करें, आप भूल जाएं कि आपने ग्रोथ लेके आनी है। वो कहते हैं जी ग्रोथ नहीं होगी, 6% ग्रोथ कम से कम होनी चाहिए, फिर आप इन्वेस्टमेंट जो है ना वो आप ल्योर कर सकते हैं, जॉब क्रिएशन हो सकती है, अनएम्प्लॉयमेंट का खात्मा किसी हद तक हो सकता है। 9.5% आप देख लें, पढ़े लिखे लोगों में आप देख लें अनएम्प्लॉयमेंट है, तो कैसे दूर होगी? ये एक बड़ा अहम सवाल है। मेरा ख्याल है हुकूमत को हम ना 2 काम मेरी नज़र में करने चाहिए। एक तो एनर्जी सेक्टर, ये बिगेस्ट रोल है, इसको क्यों नहीं ख़त्म करते? ये जो लॉस मेकिंग यूनिट है, हुकूमत के पास जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी पड़ी हुई हैं, जिनको कंपनी पड़ी है, इनको क्यों नहीं आप प्राइवेटाइज़ करते? अब वाज़े तौर पे आमना बात पता चल गई है कि रेड टेपिज़म है, ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं, उनको पैसा मिलता है, उनको यशियाँ हैं, जितनी बड़ी कंपनियाँ हैं वो जनाब उनको रेस्ट हाउसेज़ हैं, फिर गाड़ियाँ मोटरें ये इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ब्यूरोक्रेसी जो है वो किसी सूरत में नहीं इसको निजकारी करने देते। ये पीपल्स पार्टी का तो एजेंडा ही कुछ और है, वो कहते हैं जी कम वक्त में हमने नहीं निजकारी करने देनी। एक तो ये कि ये जो बिगेस्ट होल है एनर्जी सेक्टर, ये आए दिन हमारे लिए मुश्किलात है। एक तो IPPs का रोज़ रोना रोते हैं, बिजली आज भी हमारी महंगी है, कम नहीं हो रही है। अब लोगों ने सोलर लगाने शुरू किए थे, वो सोलर को भी आप देख लें जिस तरीके से टैक्स करने की कोशिश की जा रही है, मुश्किलात है। तो मेरा ख्याल है इफ्स एंड बट्स वाली बात है, हम ना जब तक ये फिस्कल मैनेजमेंट नहीं होगी, करप्ट प्रैक्टिस दूर नहीं होगी, ये वायबल इसको FBR को नहीं बनाया जाएगा, लोग मज़ीद टैक्स सेट में नहीं आएंगे, टैक्स इकट्ठा नहीं होगा, और बाहर से एक्सपोर्ट हमारी, रेमिटेंस हमारी अगर नहीं होती हो। आखिरी बात ना, रोज़ हम सुनते हैं कि जो कहा जाता है हुकूमत अपने कमर्शियल अटैचीज़ को क्यों नहीं कहती कि जी उनको नई मंडियाँ तलाश करके दें। हमारे इन्वेस्टर बैठे हैं लोग, अब जिस तरह बाकी मुल्क काम कर रहे होते हैं हम नहीं काम कर रहे होते। अभी कहा जाता है फार ईस्ट में चले जाएँ, आप साउथ अमेरिका में चले जाएँ, बहुत बड़ा पोटेंशियल है, उस तरफ हम नहीं जा रहे और कम्पिटिटिव हम नहीं रहे। अभी देख लें इंडिया हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, हमसे आगे चले गए। एक तो कम्पिटिटिव बनाने की ज़रूरत है, हालात को ठीक करने की ज़रूरत है, एक माहौल देने की ज़रूरत है, लोगों को एतमाद में, सरमायाकार को एतमाद में लेने की ज़रूरत है। आएँ बैठें, उनको फ्री हैंड दिया जाएगा, तंग नहीं किया जाएगा, इन्वेस्टमेंट करें, फिर तो हालात ठीक होंगे। ये कमियां हमारे सामने मुद्दत होगी, हम यही सुन रहे हैं। जी हाँ, राइट, बिल्कुल। अब ये वर्बल क्लेम्स से आगे मामला को बढ़ना चाहिए और हम देखें कि वाकई ऐसा कोई एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए जिसमें इन्वेस्टर को भी कॉन्फिडेंस मिले। थैंक यू सो मच एहतशाम साहब, इस पर आपने बड़ा अच्छा तजिया पेश किया। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे जो हम पाकिस्तान में एक राइजिंग ब्रोकन होम का जो इस वक्त सिलसिला चल निकला है। नाजरीन, गोजरा का एक वाकया जहाँ पर हमने देखा कि कोर्ट के बाहर एक मासूम बच्चा रोता चीखता बाप के साथ जाने की फरियाद करता रहा। अदालत से फैसला मां के हक में आया, मगर बच्चे की चीखें गूंजती रहीं कि मुझे पापा के साथ जाना है वरना मैं अपना सर फाड़ लूँगा। अच्छा, ये तकरीबन हफ्ता पहले का एक मंजर है, लेकिन इससे सिमिलर केसेस इक्का दुक्का दिन अगर हम पहले जाते हैं आपको मुख्तलिफ कोर्ट्स में दिखाई दिए होंगे। मेरी नज़र से कल एक और वाक़या भी गुजरा। अब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की तकरीबन हर फैमिली कोर्ट के बाहर रोज़ ऐसी तकलीफ से मनासिर देखने को मिलते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जो तलाक की शरह है, डिवोर्स रेट है, वो अब ख़तरनाक हद तक बढ़ चुकी है, जहाँ एक साल में 13,000 से ज़ायद घराने टूट गए। लाहौर की अदालतों में रोज़ाना 40 से ज़ायद खुला के केसेस दायर हो रहे हैं और इस जंग की सबसे बड़ी कीमत बच्चे अदा कर रहे हैं।
क्योंकि वालिदैन को तो जीवन साथी मिल जाता है, मगर बच्चे वालिदैन के प्यार से महरूम रहते हैं। क्या हम टूटते रिश्तों में बच्चों की जो मासूम नफ्सियात है और जो नुमा है उसके लिए क्या प्रोटेक्शन मौजूद है, क्या लॉज मौजूद हैं, किस तरीके से जो चाइल्ड कस्टडी है उसके लिए लीगल क्राइटेरिया क्या है? इन सवालों के जवाब पर बात करने के लिए वकास अब्रेज साहब, चेयरमैन ह्यूमन राइट्स कमेटी लाहौर हाई कोर्ट बार हमें ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो मच वकास फॉर योर टाइम। ये कहिएगा कि सबसे पहले जैसे मैंने सवाल रेज़ किया, बड़ी ट्रॉमेटिक पीरियड से गुजरना पड़ता है, ख़ास तौर पे जो हेयरिंग का दिन होता है, बच्चे जिस वक्त उनको कस्टडी के लिए कहा जाता है। एक तो ये वाला मामला हमारे सामने, इसको भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा प्रायर ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगी आपसे कि चाइल्ड कस्टडी के लिए जो फैमिली कोर्ट्स हैं वो क्या लीगल क्राइटेरिया अडॉप्ट करती हैं और उसमें चाइल्ड की बेस्ट इंटरेस्ट के स्टैंडर्ड को भी देखा जाता है? देखिए, जब भी कोर्ट जो है बच्चे की कस्टडी के मैटर को डिसाइड करती है, डिटरमाइन करती है, उसके सामने बच्चे की वेलफेयर जो है दैट इज़ द मोस्ट रेलिवेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट पर्टिनेंट पॉइंट। तो ये चीज़ को सर्टेन करना है कोर्ट ने इन द लाइट ऑफ एविडेंसेस के जो बच्चे की वेलफेयर है वो वालिद के साथ एसोसिएट करती है या बच्चे की जो वेलफेयर है वो वालदा के साथ एसोसिएट करती है। टिल द एज ऑफ पुबेरिटी वैसे लॉ के अंदर जो एग्जम्पशन है, लॉ के अंदर जो एक गाइडलाइन है, ये वज़ा असूल है, वो ये कि टिल द एज ऑफ पुबेरिटी, जवानी तक बेटी और बेटा जो है वो वालदा के साथ ही रहेगा। फिर लेटर ऑन जो है वो बहुत सारी जजमेंट्स आई, लॉ को मॉडिफाई किया गया, अपग्रेड किया गया, अपलिफ्ट किया गया, एडिफाई किया गया, और जो इसके अंदर चेंजेस देखने को मिली उसके अंदर ये कहा गया कि टिल द एज ऑफ पुबेरिटी, मीनिंग देयर बाय कि जब बच्चे की रैशनल अंडरस्टैंडिंग है कि अदालत उससे एक क्वेश्चन पूछती है कि आप जो है वो माँ के साथ रहना चाहते हैं या बाप के साथ रहना चाहते हैं, तो बच्चा उस रैशनल क्वेश्चन का रैशनल जवाब दे सके, तो कोर्ट फिर उस बच्चे के जवाब पे चीज़ों को बेस करते हुए उसकी कस्टडी जो है वो वालदा या वालिद के साथ एसोसिएट करेगा। लेकिन अगर एक बच्चा जो है जिसकी उम्र 14 साल से कम है, पहले तो हमारे लॉज के अंदर जो एक रिटन लॉ है जो इन ब्लैक एंड वाइट इंस्ट्रक्शन थी, डायरेक्शन थी, उसमें बच्चे की जो कस्टडी थी वो हमेशा वालदा को दी जाती थी। जिस तरह मैंने 2-3 चीज़ें गोशगुजार की कि प्रेसिडेंट्स आए, हाई कोर्ट्स के आए, सुप्रीम कोर्ट्स के आए, लॉज को मॉडिफाई किया गया, फिर बच्चे से एक क्वेश्चन रेज किया जाता है, एक रैशनल क्वेश्चन, रैशनल माहौल के अंदर, और उससे पूछा जाता है कि तुम जानते हो, तुम कोर्ट रूम में खड़े हो, तुम्हारे सामने ये जज है, ये तुम्हारी माँ है, तुम्हारा बाप है, फिर उसके बाद रैशनल क्वेश्चन किया जाता है कि तुम्हारी जो वेलफेयर है, तुम्हारा जो मोहब्बत है, तुम्हारी जो चाहत है, वो किसके साथ ज़्यादा एफिलेट करती है, तुम बाप के साथ जाना चाहते हो या माँ के साथ जाना चाहते हो। उस वक्त बच्चे का बहुत बड़ा इम्तिहान है। जो आपने बात किया कि माँ को जो है वो भी जीवन साथी मिल सकता है, बाप को भी मिल सकता है, लेकिन वो बच्चा 2 हिस्सों में, 2 टुकड़ों में बट जाता है या कट जाता है, और उसके लिए उस वक्त ये फैसला करना इंतहाई मुश्किल है। इवन कि कोई बड़ा हो 25 साल या 30 साल का, उससे आप पूछेंगे कि आप माँ के साथ जाएंगे या बाप के साथ जाएंगे, जिसमें एक बच्चा चिल्ला कर कह रहा है कि मुझे अपने बाप के साथ जाना है, तो इसमें आप क्या समझते हैं कि जजमेंट किस तरीके से आई होगी? क्योंकि अगर एक बच्चे की हमें इंटेंट या उसकी ख्वाहिश का पता चल रहा है, जिस तरीके से वो ट्रॉमाटाइज्ड है और बाहर आकर जिस तरीके से चलाकर वो कह रहा है कि उसको अपने बाप के साथ जाना है। इसमें ना 2 चीज़ें कि वो मुलाकात पे भी मिलवाने लाई हो सकती है कि माँ उसके मुलाकात करवाने के लिए लाई, और फरते जज्बात में बह के वो बच्चा इस चीज़ का इजहार करता है कि मुझे बाप के साथ जाने दिया जाए। या दूसरे नंबर पे कोर्ट ने कहीं पे ये डिटरमिन किया कि इसकी वेलफेयर जो है वो माँ के साथ है, या बाप इसे प्रॉपर टाइम नहीं देगा, या बाप ने दूसरी शादी की है जिसकी वजह से शायद इस पर ज़्यादा फोकस नहीं रहेगा, कंसंट्रेट नहीं रहेगा। तो वो कोर्ट्स के अंदर जो फैक्ट्स थे, जो लॉजिक्स थे, जो आर्गूमेंट्स थे, उसको मद्देनजर रखते हुए उसकी कस्टडी जो थी वो बिस्टो कर दी गई, बेस्ट कर दी इन द हैंड्स ऑफ द मदर, जो कोर्ट ने बेहतर उस वक्त कंसीडर किया। लेकिन जो प्रिवेलिंग सर्कमस्टेंसेस थे या कोर्ट रूम के अंदर जो मनाजिर होते हैं उसमें बच्चे की जो ये कंसेंट ली जाती है, लेट्स से फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट के 10 से 12 साल का बच्चा अपनी माँ या बाप के साथ रहने में बिल्कुल ये फैसला कर सकता है कि माँ के साथ जाएगा या बाप के साथ। हाँ, अगर आप 6 साल या 8 साल के बच्चे को पूछे तो शायद वो ये फैसला ना कर पाए। उस सूरत हाल में जज पे और कोर्ट पे इनकम्बेंट है, बाइंडिंग है, लाज़िम मलजूम है कि माँ के साथ वो बच्चे को भेजे। अभी जो हम सारी सिचुएशन देख रहे हैं,
बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जिसमें कोई एक ऐसा पेरेंट, ऑब्वियसली अगर माँ के पास कस्टडी गई है या बाप के पास कस्टडी गई है, जो फाइनेंशियली अगर वीक हो, तो इस केस में अगर वालिद या जो वालिदा हैं वो दूसरे पेरेंट से मिलवाने में, मुलाकात करवाने में एहतराज़ बरत रहे हों या बच्चे को मुलाकात से रोका जा रहा हो, तो उसके लिए हमारे लॉज क्या कहते हैं? क्योंकि बहुत सारे हमने ऐसे पेरेंट्स देखे हैं जो फाइनेंशियली उस तरीके से केसेस को जाके नहीं हैंडल कर पाते। सो उस सूरत हाल में पाकिस्तान के लॉज और पाकिस्तान की जो अदालतें हैं वो क्या करती हैं? देखिए आमना साहिबा, जो हमारे मुल्क के अंदर प्रिवेलिंग लॉज हैं, गार्डियन एंड वार्ड लॉज के हवाले से, उसमें बाप पे ये लाजम मलजूम है कि वो अपनी औलाद का नान नफ़का, उसका खर्चा, उसकी मेंटेनेंस, उसके स्कूल के खर्चा उसकी माँ को पे करेगा। इन केस ऑफ डिवोर्स, इन द केस ऑफ खुला, इन केस ऑफ सेपरेशन, ये बाप इनकम्बेंट है सो फार एज द प्रिवेलिंग लॉज ऑफ द लैंड आर कंसर्न्ड। तो इसलिए चाहे उसकी जिस तरह की भी फाइनेंशियल सूरत हाल है, चाहे वो 5,000 दे सकता है, 10 दे सकता है, 50 दे सकता है, अपने बेटे को बेस्ट एनवायरनमेंट के अंदर, बेस्ट एटमॉस्फेयर के अंदर उसकी अपब्रिंगिंग करेगा, चाहे उसकी कस्टडी माँ के हवाले किया। और माँ पे ये इनकम्बेंट है कि हर जो डेट अदालत ने मुतय्यन की है, चाहे वो 15 दिन के बाद या 30 दिन के बाद या 1 वीक के बाद, जो मुलाकातों का शेड्यूल अदालत ने डिसाइड किया उस शेड्यूल के मुताबिक वो कोर्ट में आकर उसकी मुलाकात करवाएगी। और बाप फिर उस कंसिडरेशन के बाद जो मुलाकात करेगा उस बच्चे को मेंटेन करेगा, उसकी एजुकेशन को, उसकी हेल्थ को, उसके कपड़ों को, उसकी ज़िंदगी के तमाम बेसिक नेसेसिटी जितनी भी हैं उसको पूरा करना। और जो इनमें से इस प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया जा रहा तो उसके अगेंस्ट क्या लॉज कहते हैं और क्या सजाएं हैं? देखें, अगर मेंटेनेंस नहीं दिया जाता तो मेंटेनेंस या मुलाकात नहीं करवाई जा रही, एक पेरेंट का हक छीना जा रहा हो, उस सिलसिले में आप सब जी 2 चीज़ें हैं। अगर माँ बाप से मुलाकात नहीं करवाती तो बाप कोर्ट ऑफ लॉ में जाके वहीं पे एप्लीकेशन देगा ट्रायल कोर्ट को कि मेरी मुलाकात नहीं करवाई जा रही, लिहाजा मैं मेंटेनेंस नहीं पे करूंगा। कोर्ट डायरेक्ट करेगी खतून को कि आप मुलाकात करवाएं, यू आर ड्यूटी बाउंड, यू आर लीगली बाउंड कि आप मुलाकात करवाएंगी अंडर द लॉ ऑफ द लैंड। इसी तरह अगर बाप खर्चा नहीं देता, माँ सबसे पहले उसकी मुलाकात जो है वो रोक सकती है कि मैं इसकी मुलाकात नहीं करवाऊंगी, चूंकि ये कंसिडरेशन तय की गई थी कि मैं तुमसे मुलाकात करवाऊंगी और तुमने इसकी मेंटेनेंस पे करनी है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर वो फिर भी मेंटेनेंस पे नहीं तो माँ फिर जो है उसी ट्रायल कोर्ट के सामने जाके एक एप्लीकेशन फाइल करेगी कि कोर्ट ने ये ड्यूटी आयद की थी कि 10,000 या 1 लाख बहाना जमा करवाएगा, 10 महीने से नहीं करवाया, 10 लाख इसकी तरफ पेंडिंग है, तो कोर्ट क्या डायरेक्शन करेगी कि तुम ये अमाउंट अदालत में जमा करो। अगर नहीं करवाएगा, व्हाट कम्स नेक्स्ट, तो फिर उसकी जो मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसकी ऑक्शन करवाई जाएगी, उसके अटैच किया जाएगा, उसके बेचा जाएगा, कुर्की करवा के पैसे माँ के अकाउंट में जमा करवाए जाएंगे और वेलफेयर ऑफ चाइल्ड वो पैसे इस्तेमाल होंगे। हाँ, इसके बाद अगर वो ऑक्शन भी नहीं होती, अटैचमेंट भी नहीं होती, कोई चीज़ सामने आती, व्हाट कम्स नेक्स्ट, फिर उसके बाद लॉ के अंदर क्या चीज़ें रखी गई, उसके बाद ये है कि माँ एप्लीकेशन दे के उसी बाप को अरेस्ट करवा देगी। चूँकि अगर कोई शख्स जो है अदालत की तरफ से कोई जुर्माना है, कोई अमाउंट पेएबल है, अगर वो अटैच करवा के, नेक्स्ट करवा के, कुर्की करवा के भी वो अदा नहीं हो सकती, तो फिर अदालत ऐसे शख्स को 6 महीने के लिए जेल में भेज देगा। और ये सारे का सारा प्रोसेस हमारा गार्डियन एंड वार्ड लॉ के अंदर लिखा गया है, हमारे फैमिली लॉज के अंदर मुतय्यन किया गया है। लेकिन इससे भी हैरानगी की बात यह जो आपने अपने इब्तदाई के अंदर की कि बच्चा 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। आप पंजाब की एग्जांपल उठा के देखें, रवा साल के अंदर 2.25 लाख केसेस खुला के पंजाब भर में फाइल किए गए। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो आपके प्रोग्राम तवज्जो से करना चाहूँगा, अभी रिसेंट टाइम के अंदर ना एक नया कानून आ गया जो शर्मिला फरूकी साहबा ने पेश किया। आल्दो के इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी हम देखेंगे कि अगर बीवी को थप्पड़ मारना तो दूर, अगर आप इससे बुरा भला भी कहते हैं तो 3 साल की आपको सजा हो सकती है, वो FIR करवा सकती है। इसी तरह अगर बीवी बंदे के साथ, हामन के साथ, शोहर के साथ बदजुबानी करती है तो वो भी आपको 3 साल की सजा करवा सकता है। तो इट मीन्स के जो फैब्रिक ऑफ फैमिली लाइफ पाकिस्तान के अंदर पहले डिस्टर्ब थी, इस तरह के कवानीन के बाद क्या आपस के जो बोन ऑफ कंटेंशंस हैं, कंट्रोवर्सीज हैं, जो मैटर ऑफ कंटेंशंस हैं, क्या वो अब अदालतों में जाएंगे, क्या वो थानों में जाएंगे? घर के वडेरे ये चीजें डिसाइड करने की बजाय फहम व तफहीम से
केसेस बढ़ेंगे और मैं समझता हूँ कि ये केसेस आइंदा आने वाले वक्त में शायद 2 लाख से तजावुज़ करके 20 लाख तक चले जाए, 10 लाख तक चले जाए। चूंकि अगर आप इस तरह शुतर बेमुहार की तरह एक शोहर को भी आज़ादी देंगे, बीवी को भी आज़ादी देंगे कि आप आपस के अपने निजी मामलात, अपने कमरे के मामलात, अपने घर के मामलात जो है वो अदालतों में ले जाएं, वो थानों में ले जाएं, बीवी जो है वो शोहर को हथकड़ियाँ लगाए, शोहर बीवी को हथकड़ियाँ लगाए, तो फैमिली लाइफ की जो सिविलाइजेशन है, जो फैब्रिक है, वो डिस्टॉर्ट होगी, वो डैमेज होगी, वो डिस्पर्ज होगी और शायद हमारा जो फैब्रिक ऑफ सिविलाइजेशन। बिल्कुल जी, ऐसी चीजें, ऐसे मामलात, ऐसे सिस्टम्स हमें लेकर आने चाहिए जिसे हम प्रिवेंट कर सकें जो फैमिली ब्रेकडाउन्स हो रहे हैं और ख़ास तौर पे जो बच्चे उनको जो हार्म पहुंचता है, उनको जो ट्रॉमा मिलता है, उसके लिए भी हमें अपने लॉस को देखना होगा। थैंक यू सो मच वकास अब्रेज साहब फॉर योर टाइम। प्रोग्राम के आखिर में आपने ये तो सुना होगा नाजरीन कि AI यानी मसनूई ज़हानत करोड़ों नौकरियां निकल जाएगी, मगर बात अब बहुत बढ़ चुकी है। अब तो AI शादी के बंधन में बनने वाले रिश्ते भी निकलने लगी है। जी हाँ, जापान में एक खातून ने ऐसा कदम उठाया कि मैरिज ब्यूरो और रिश्ते दिखाने वालों की रोज़ी पर लात मार दी। यही नहीं, शायद निकाह ख्वाह का किस्सा भी तमाम कर दिया। जी जनाब, जैसा मन ने चाहा वैसा जीवन साथी खुद डिज़ाइन कर लिया। मोहतरमा ने अपना AI पार्टनर खुद चैटबॉट टेक्नोलॉजी से डिज़ाइन किया और फिर रवायती शादी की तकरीब भी सजाई गई, मेहमान भी मदऊ किए गए, सफ़ेद लिबास पहने दुल्हन भी मौजूद थी और खुशी के जज्बात भी। लेकिन बस फ़र्क इतना था कि दुल्हा स्टेज पर नहीं बल्कि डिजिटल स्क्रीन पर जलवा फरमा होकर मुस्कुराता रहा। खातून ने AI ग्लासेस पहनकर अपने जीवन साथी को देखा और इस रिश्ते को सारी दुनिया के सामने कबूल है कहकर शादी कर ली। माहिरीन कहते हैं कि ये वाक़या इस बात की अलामत है कि AI अब सिर्फ मोबाइल में नहीं, इंसानों के दिलों में भी दाखिल हो चुकी है। और ये महज एक शादी नहीं बल्कि इस बात की अलामत है कि इंसानी ज़िंदगी में AI का अमल दखल कितना बढ़ चुका है। कल तक बातचीत हम देख रहे थे कि चैट तक महदूद थी, लेकिन अब जज्बात और रिश्तों की बारी आ गई है। लेकिन सोचने की बात यह है कि अगर यही रफ्तार रही तो कल को दिल का रिश्ता टूटने पर दोस्त कहेंगे कि AI अपडेट कर लो, पुराना मॉडल था, साथ नहीं निभा सका। इस खबर के हवाले से कमेंट सेक्शन में जाकर राय का इजहार कर सकते हैं। हमें प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।